गांव के एक कोने में एक पुरानी झोंपड़ी थी। उसी में रहती थीं दो बहनें, रिया और अनु। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई अनु मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू अनु, सूरज सर पर चढ़ाया और तू फूल चूहिया बनकर घूम रही है मंदिर में। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है अनु, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अनु चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो झोंपड़ी के कोने में रखे उस लकड़ी के संदूक तक गई जिसमें माँ की यादें अब भी सांस लेती थीं। संदूक से एक साड़ी निकालते हुए, दीदी, जब ये साड़ी माँ पहनती थी ना, तब हमें देखकर मुस्कुराती थी। कहती थी तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। मीरा की बात सुनते ही रिया का चेहरा नम हो गया। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छुपाईं। मैं तुझसे सख्त हूँ अनु, क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तो भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। अनु की बात सुनकर रिया के चेहरे पर माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनकी झोंपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। महेश, सुनीता और उनका बेटा रोहित, दोनों बहनों के सगे चाचा चाची। अरे रिया, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रही होगी ना भाई भाभी के जाने के बाद? हम ठीक हैं चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश झोपड़ी में? तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ माँ, इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सुनकर रिया की आंखों में आग चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है। उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, तुम्हारी खेतों की जमीन भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास। रिया को ये सब सुन के तीनों वहां से चले गए। अंदर से सब सुन रही थी। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ अनु, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छीन भी नहीं सकता। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई अनु अपनी दीदी से बोली, दीदी, माँ की साड़ी मैंने संभाल के फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगे ना? मन को थोड़ा शांति मिलेगा सुन के। लोग बातें बनाते हैं अनु, ताने मारते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। पर हम तो अच्छे हैं ना, हमने कभी किसी की मदद नहीं लिया है। हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए दीदी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान सब में है। तुम यहीं से भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। यही सब बात करके दोनों बहनें जैसे तैसे रात का खाना खाकर सोने चली गईं। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाती हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं। दीदी, अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई हैं। अब हम किसी व्यापारी को ये बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रही है। इसे बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्या दीदी? इसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? अरे आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी। और मुझे बांस की चीजें बनाना भी आती हैं, जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी।
ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। रात को जब दोनों सोने जाती हैं तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगती हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना दीदी? हाँ अनु, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। रिया बहुत ही हिम्मती थी। वो तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची तो देखा कि जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से महेश आता दिखा और उसके साथ सुनीता और उनका बेटा रोहित भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे अनु, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो, छोटी बनकर रहो। ऐसे बड़ों के बीच मत बोल, समझी? अरे जाओ। कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। अनु, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहां से चले गए। रिया और अनु कुछ देर तक खामोश खड़ी रहीं। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं अनु। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसे नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही महेश बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारी चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। महेश जी, अगर ये सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहाँ नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में। ये जमीन के बात तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है। ये झूठ नहीं बोल सकती। महेश के मुंह में राम, बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालेंगे और फैसला अगले दिन देंगे। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई। दीदी, क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और कुछ सिसकियां थी, और उन सिसकियों में अनु की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ अनु, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया।
उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है अनु। रिश्ते अब खून से नहीं, धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि महेश अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कानाफूसी करने लगे। अरे सुन सुगो, महेश ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काकी, कैसा रिश्तेदार है, अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है। इन बातों की भनक रिया को लगी तो वो अनु को लेकर सीधा सरपंच के वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा? थोड़े समय बाद महेश, सुनीता और रोहित भी वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है, आप तो ये अच्छे से जानते हैं। और अब जब लड़कियां बड़ी हो गई तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? रिया बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच ये झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी भी वहां आ जाता है। शंकर की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई महेश का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ रिया बिटिया, बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनने के बाद महेश, सुनीता और रोहित थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको यही जाना उनके पीछे? कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने? रिया के ताने सुन के पटवारी शर्म से वहां से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया, मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं महेश के बातों में नहीं आऊंगा। और वे लोग तुम दोनों के मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से ये सुन के दोनों ने थोड़े राहत की सांस ली और थोड़ा शक, थोड़े खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई में बैठकर बात करने लगती हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ अनु, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन रिया और अनु में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई मन तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों की चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। दीदी, आज खेत चलें क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थी, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ अनु, चलो, खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गईं कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेके चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान न पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारे जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की छांव थी और चिड़ियों की चहल पहल। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, अनु ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वो देखो, वो रोहित ही है ना? रोहित उनके सामने खड़ा हो गया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वहीं दोनों बहनों का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा। बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों में।
पहले जब हम साथ में रहते थे तब तुम दोनों बहुत मासूम बनने का नाटक कर रहे थे और तो और जुबान भी नहीं खोलते थे, लेकिन अब जैसे गांव की मालकिन बन गई हो तुम लोग। रोहित भैया, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, बस जो हमारा हक था वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और ना ही पहले किसी से मेहरबानी लिए थे। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगी? ये सब मेरे बाबा की ज़मीन है। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहे थे तुम लोगों से, लेकिन अब देखना एक एक चीज़ छीन लूँगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। रोहित की धमकी से अनु थोड़ा डर गई और डरते हुए रिया से बोली, दीदी, इसने फिर धमकी दी है, आप कुछ बोलो ना, ऐसे कैसे ये हमसे सब कुछ छीन लेगा? बहुत हो गया अनु, कोई ज़रूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ रोहित, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देख धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन हाँ रिया, तुम बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रही हो। संभल के रहना, कब नीचे गिरोगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही रोहित दोनों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। कमल की धमकी भरी बातें सुन के दोनों थोड़े मायूस हो जाती हैं। रिया जो अपनी बहन के सामने हिम्मत से खड़ी हुई थी, उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन रोहित की बातों को लेकर बहुत चिंतित थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनें घर लौटी। रोज की धमकी और षड्यंत्र ने दोनों के जीवन में बहुत सारी चिंता और दुख ला दिया था। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा के पास तो सब कुछ है, वो लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वे लोग हमारा जमीन हड़पना चाहते हैं। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती अनु। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में या तो दूसरे का नुकसान करता है या फिर अपनों का ही नुकसान करता है। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं रख सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक महेश के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों बाप बेटे को ये खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। महेश और उसके बेटे को देख गांव वाले कानाफुस्सी करने लगे। अरे ये आग ऐसे ही नहीं लगी, ये तो महेश और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप के उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान बुरे कर्मों का सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। ज्योति और मीरा के प्रति उनका जो व्यवहार था वो सोच के महेश को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया, जिसके साथ महेश ये चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे ओ महेश, मिल में तो आग लग गई, मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरे जमीन में मिल खुलवाकर व्यापार किया था, अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं ये हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आप मुझे थोड़े मोहलत दे दो बस। अरे कैसी मोहलत, तेरे साथ व्यापार किया वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस कर और उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए, इस मुसीबत के घड़ी पे आप यूं मत फेरिए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका हूं तुम लोगों की। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया वही बहुत बड़ी बात है। कुछ भी करना पड़े करो, बस मुझे पैसे दे दो। ठीक है, फिर आप मेरे इस ज़मीन को ले लीजिए। इस ज़मीन से तो आपका थोड़े से कर्ज चुकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं आपको कल ज़मीन के कागजात भेज दूंगा और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे इस चावल के मिल के हिस्सेदार थे और आपने इससे मुझसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। अब इसका पूरा नुकसान मैं अकेला क्यों झेलूं? ऐसा है क्या? ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, देख लूंगा तुझे। फिलहाल तू मुझे अपनी जमीन के कागजात भेज दे, बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में वसूलूंगा। जमींदार से ये सुनने के बाद दोनों बाप बेटे हताशा और गुस्से में वहां से घर निकल जाते हैं। घर जाकर महेश अपनी पत्नी से आज के दुखद हादसे के बारे में दुखी मन से बताता है। अरे भाग्यवान, हमारे साथ ये क्या हो गया? हम तो पल भर में बर्बाद हो गए। पूरा कारोबार, जमीन, सब कुछ छिन गया। अब तो बस ये घर ही बचा हुआ है। मुझे पता है ये सब भगवान हमारे बुरे कर्मों का फल दिया है हमको। ये जी, आप ऐसे मायूस मत हो, कुछ रास्ता होगा। हम ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? और हाँ, आप तो वो दूसरे गांव के जमींदार के साथ व्यापार करते थे ना, उनसे मदद मांगिए ना, वो तो कुछ मदद कर देगा। अरे कैसी मदद माँ?
वो आदमी मदद करेगा? अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे चावल के मिल के जमीन को भी हड़प लिया। अरे ये क्या कह रहा है? तो अगर किसी से मदद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत की घड़ी में? छोड़ो भाग्यवान, जो हुआ है वो सब अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम खुद ही सोचो, हमने मेरी दोनों भतीजियों को कितना दुख दिया है, उसी का पाप लगा है हमें। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पाप किया है, हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं बिना पैसों के अब ये घर कैसे चलेगा। हाँ रोहित बेटा, तू सही बोल रहा है। अब हम ये घर कैसे चलाएंगे? हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। रिया और अनु के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब बात करके तीनों बहुत उदास हो जाते हैं और तभी इस उदासी भरे माहौल में सुनीता बोल पड़ती है। ये जी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम रिया और अनु के पास जाकर उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लेंगे। मदद? कैसी मदद माँ? वे दोनों हमारी कैसे मदद करेंगे? उनके पास तो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही वे मदद करेंगे। आखिर इतना दुख जो दिया उनको हमने। अरे क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कितना परेशान किया है उनको। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं, हमारी क्या मदद करेंगे वे? अरे आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद हम उनके ज़मीन पर खेती करने की इजाज़त मांगेंगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रही हूँ। तुम बात तो ठीक ही कर रही हो। हमें तो कोई मदद करेगा नहीं और हमें तो ज़्यादा कुछ काम भी नहीं आता, बस थोड़ा खेती बाड़ी जानता हूँ मैं। और अगर वे लोग मदद के लिए मन जाए तो रोहित भी मेरी खेती में मदद कर देगा। हाँ बाबूजी, मैं करूँगा मदद। चलिए बात करने जाते हैं उनसे, और अगर वे मदद नहीं भी करें तो कम से कम माफ़ी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। ये बोल के तीनों रिया अनु के घर पहुँचे। चाचा जी, आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? रिया बेटी, हमारा चावल के मिल पे आग लग गई है, हम तो पूरा बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है, लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है आग हमने लगाया है? नहीं रिया, तुम हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफ़ी और मदद की आस ले आए हैं। मदद? कैसी मदद चाची? क्या मदद चाहिए आपको? हम तो खुद ही जैसे तैसे जी रहे हैं और आप किस हक से मदद मांग रहे हो? हम हैं ही कौन आप लोगों के? सुनीता ने गिड़गिड़ाते हुए सब कुछ रिया और अनु को बताया और ये सब बात होते समय महेश और रोहित ने शर्म से अपना सिर झुका लिया था। हम मदद करेंगे चाची, जो हुआ सो हुआ। आखिर आप लोग हमारे चाचा चाची हैं, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही तू अनु? पागल हो गई है क्या? भूल गई कितना दुख दिया इन लोगों ने हमें, और हमारे बुरे समय में ये लोग कहाँ थे? अब क्यों मदद करेंगे हम इनकी? ऐसे मत बोलो दीदी, आज माँ बाबूजी होते तो वे भी इन मुसीबत में इनकी मदद करते। और माँ बाबूजी कहा करते थे कि माफ़ी बहुत बड़ी जीत है और माफ़ करने वाला। फिर भी मीरा, मैं इन लोगों की करतूत नहीं भूलूंगी। मैं मदद के लिए तैयार नहीं हूँ। दीदी, आपको मेरी कसम, कृपया आप उनकी मदद कर दीजिए। और वैसे भी इनको हमारे ज़मीन पर खेती करने देंगे तो हमारी भी बहुत मदद होगी और हम आगे से खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। मान जाओ ना दीदी, मुझे माँ बाबूजी की कमी बहुत खलती है। इनके साथ होने मुझे अच्छा लगेगा। रिया अनु का मासूम चेहरा देख उसके खातिर मान जाती है और महेश, सुनीता और रोहित भी हाथ जोड़कर दोनों से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे उनका बुरा नहीं सोचेंगे। पहले ही वीडियो में आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने में मज़ा आता है तो एम्बरटून चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो कीप सपोर्टिंग गाइस।